हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में ग्रेड 5th इंग्लिश की नई बुक संतूर के चैप्टर नंबर 3 द रेनबो इंद्रधनुष, इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यू वर्ड्स दे रखे हैं, हम इनके मीनिंग देखते हैं। पहला है ओवरटॉप्स। तो ओवरटॉप्स का मतलब होता है गो बियॉन्ड, गो ओवर, किसी चीज से ज्यादा ऊंचा या लंबा होना या फिर किसी चीज को पार करके आगे निकल जाना। नेक्स्ट है ब्रीजेज। ब्रीजेज यानी पुलों। बो यानी होता है धनुष। तो इस तरह से ये आपके न्यू वर्ड्स हैं या डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है। नेक्स्ट है लेट अस थिंक। ए में है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को हम आंसर के साथ में देखते हैं। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन द पोयम। पोयम के अंदर जो बो शब्द यूज हुआ है उस शब्द का हमें मीनिंग बताना है कि मीनिंग क्या होता है। तो आंसर है बो अ बेंडिंग ऑफ द हेड और बॉडी इन रिस्पेक्ट, सबमिशन, असेंट और सैल्यूटेशन। तो बो का अर्थ क्या होता है, किसी के सम्मान में बॉडी को झुकाना यानी कि झुकना, या फिर सबमिशन करना, असेंट और सैल्यूटेशन सलाम करना। तो ये बो का एक्चुअल में मीनिंग होता है। लेकिन पोयम के अंदर बो वर्ड का यूज क्या हुआ है, तो इन द पोयम इट रेफर्स टू अ रेनबो। पोयम के अंदर बो का जो अर्थ है वो क्या है, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष। इट इज यूज्ड एज अ पोइटिक टर्म, और इसे एक पोइटिक टर्म के रूप में यूज किया है टू डिस्क्राइब द कलरफुल आर्क्ड शेप दैट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर रेन। और ये क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है कि एक कलरफुल आर्क शेप जो कि स्काई के अंदर, आकाश के अंदर अपीयर होता है, दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ब्रीजेस डज द पोएट लाइक मोर एंड वाई। किस तरह के पुलों को पोएट सबसे ज्यादा पसंद करता है और क्यों। आंसर है द पोएट लाइक्स ब्रीज मोर दैट इज मेड बाय द नेचर लाइक रेनबो। तो जो पोएट है वह नेचर के द्वारा जो बनाए हुए पुल हैं उनको ज्यादा पसंद करता है, जैसे कि रेनबो। बिकॉज क्योंकि इट कनेक्ट्स हेवन एंड अर्थ एंड ओवरटॉप्स ट्रीज विद इट्स मैजिकल एंड कलरफुल आर्क। क्योंकि यह अर्थ को हेवन से कनेक्ट करके रखता है और यह ट्रीज के पार जाकर के एक मैजिकल और कलरफुल आर्क को, एक आर्क यानी होता है चाप, सेमी सर्कल, उसको बनाता है। तो इसलिए जो पोएट है उसको ब्रीजेज जो नेचर के द्वारा बनाए हुए हैं वो ज्यादा पसंद है। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड दीज इज यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स इन स्ट्रेंजा 1 and 2। तो स्ट्रेंजा 1 and 2 में यानी कि पैराग्राफ 1 और 2 में जो दीज वर्ड है उसको डिफरेंट थिंग्स के लिए, अलग अलग तरह की चीजों के लिए यूज किया गया है। What are the things for which these has been used in each stanza? तो हर स्ट्रेंजा के अंदर जो these वर्ड यूज किया गया है तो उन चीजों के क्या क्या नाम है। तो यहाँ पोयम में हम देखें कि these वर्ड किसके लिए यूज हुआ है। तो देखिए, बोट्स सेल्स ऑन द रिवर्स, बोट्स रिवर के ऊपर चलती हैं, एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और जो शिप्स होते हैं वो सी के ऊपर चलते हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं जो कि आकाश में तैरते हैं, आर प्रीटियर फार देन दीज, तो क्या वे इन सब से और भी ज्यादा दूर हैं। तो यहाँ पर जो दीज का आया है वो किन के लिए आया है, बोट्स के लिए और शिप्स के लिए। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो दीज वर्ड को यूज किया है वो किन के लिए किया है, बोट्स और शिप्स के लिए यूज किया गया है। अब हम सेकेंड स्टेंजा में देखें कि दीज वर्ड को किन के लिए यूज किया है। तो देयर आर ब्रीजेस ऑन द रिवर्स, यहाँ रिवर्स के ऊपर ब्रीजेस हैं, पुल हैं। एज प्रीटी एज यू प्लीज, और उतने ज्यादा सुंदर है जितने कि आप बना सकते हैं। बट द बो दैट ब्रीजेस हेवन, लेकिन वो बो यानी कि वो धनुष, इंद्रधनुष जो कि हेवन में बनता है,
हेवन में पुल बनाता है, एंड ओवर टॉप द ट्रीज, और जो ट्रीज के भी पार बनता है, एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और ये जो रेनबो होता है जो कि एक रोड बनाता है अर्थ से लेकर के स्काई तक, इज प्रीटियर फार देन दीज, तो क्या वह इतना ज्यादा सुंदर फार देन दीज, इन सब से, तो क्या वह इन सबसे ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर जो दीज वर्ड यूज हुआ है वो किन के लिए हुआ है, ब्रिजेस, उन पुलों के लिए जो कि रिवर्स के ऊपर बनाए गए हैं। तो देखिए आंसर क्या है, द थिंग्स फॉर विच द वर्ड दीज हैज बीन यूज्ड इन स्ट्रेंजा 1 एंड 2। तो हम स्ट्रेंजा 1 और 2 दोनों में देखते हैं कि दीज वर्ड को किन किन चीजों के लिए यूज किया है। तो देखिए बोट्स के लिए यूज किया गया है, शिप्स के लिए यूज किया गया है, और ब्रिजेस के लिए यूज किया गया है। तो बोट्स और शिप्स तो आपके स्ट्रेंजा 1 में है और ब्रिजेस आपके स्ट्रेंजा 2 में है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताने हैं कि जो दिए हुए सेंटेंस हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो पहले हम इनको रीड करते हैं और उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। तो ए है शिप्स सेल ऑन द रिवर, जो शिप्स होते हैं वो रिवर के ऊपर सेल करते हैं, रिवर में तैरते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो शिप्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वो सी में सेल करते हैं, सी में तैरते हैं। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। बी है बोट्स सेल ऑन द सी, जो बोट्स होती हैं, नावें होती हैं, वो समुद्र में तैरती हैं। नावें कहाँ तैरती हैं, रिवर में तैरती हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है सी, ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर, जो ब्रिजेस होते हैं, पुल होते हैं, वो रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं, नदी के ऊपर बनाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी है ए रोड इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू द स्काई, एक रोड अर्थ से लेकर के स्काई तक बनती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये इमेजिनरी तो पॉसिबल है लेकिन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, बी है थिंक एंड डिस्कस, सोचना है और डिस्कस करना है। तो इसमें देखिए 1 2 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब हम इनको एक एक करके आंसर के साथ में देखते हैं। थिंक एंड डिस्कस में पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस अ रिवर, वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे कि आप रिवर क्रॉस कर सकते हैं। आंसर है वी कैन क्रॉस अ रिवर थ्रू बोट्स, स्टीमर, ब्रिजेस एसेट्रा। तो हम रिवर किस किस के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं, बोट्स हो सकती हैं यानी कि नावों के थ्रू, स्टीमर यानी कि जो बिजली से चलते हैं जहाज, इस तरह के स्टीमर, और ब्रिजेस पुलों के द्वारा हम जो रिवर है उसको क्रॉस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ और इन पिक्चर्स, तो क्या कभी आपने रेनबो को रियल लाइफ में और या फिर पिक्चर्स में देखा है। हाउ डिड यू फील, आपने कैसा फील किया। तो आंसर है यस, आई हैव सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ मैनी टाइम्स एंड इन पिक्चर्स ऑल्सो। तो मैंने रेनबो को अपनी रियल लाइफ में और पिक्चर्स में कई बार देखा है। आफ्टर सीइंग द रेनबो इट इवोक्स फीलिंग्स ऑफ जॉय, तो रेनबो को देखने के बाद ये हमारी जो जॉय वाली फीलिंग्स है उनको जगा देता है, वंडर देता है, एंड अ सेंस ऑफ समथिंग स्पेशल, और कुछ बहुत अच्छा होने का भाव हमारे अंदर जगाता है। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद पॉजिटिव इमोशंस, और ये अक्सर एक पॉजिटिव जो इमोशंस होती हैं, हमारे जो सकारात्मक विचार होते हैं उनके साथ में ये जुड़ा रहता है। एंड अ फीलिंग ऑफ समथिंग मैजिकल और अनएक्सपेक्टेड, और किस तरह की फीलिंग होती है इसके साथ में कि कुछ मैजिकल हुआ है या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है जिसके बारे में हमने आशा नहीं की हुई हो, इस तरह का, या फिर कुछ मैजिकल, इस तरह की घटना के साथ में, इस तरह की चीज के साथ में रेनबो हमारे लिए जुड़ा हुआ होता है। थिंक एंड डिस्कस में क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यू कुड वॉक ऑन अ रेनबो, यदि आप रेनबो पर चल सकते तो वेयर डिड यू थिंक इट वुड टेक यू, तो ये आपको कहां तक ले जा सकता। आंसर है
इफ आई कुड वॉक ऑन अ रेनबो, यदि मैं रेनबो पर वॉक कर सकता, इट वुडंट लीड टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फिजिकल वर्ल्ड, तो ये मुझे फिजिकल वर्ल्ड में तो कहीं पर भी नहीं ले जा सकता था, बिकॉज अ रेनबो इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, क्योंकि जो रेनबो होता है वो क्या होता है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है, नॉट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई ये सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि कोई रोड एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होती है जिस पर कि हम चलते हैं, लेकिन जो रेनबो क्या है, एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, हम उसकी कल्पना करते हैं, वो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए रेनबो हमें कहीं पर भी नहीं ले जाता। बट अकॉर्डिंग टू द पोयम, लेकिन पोयम के अंदर इट वुड टेक मी ऑन द क्लाउड्स, क्योंकि पोयम में क्या बताया था कि रेनबो एक रोल बिल्ड करता है फ्रॉम अर्थ टू द हेवन। तो पोयम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रेनबो हमें कहाँ ले जा सकता है, इट वुड टेक मी ऑन द क्लाउड्स, तो ये मुझे क्लाउड्स के ऊपर ले जाएगा, दैट अक्रॉसेस द स्काई, जो कि पूरे स्काई में फैले हुए रहते हैं, एंड देन इट वुड टेक मी इनटू द हेवन, और उसके बाद में ये मुझे हेवन में ले जाएगा। तो इस तरह से पोयम के अकॉर्डिंग ये मुझे हेवन तक ले जाएगा। लेट अस लर्न, आइए चलिए सीखते हैं। इसमें ए है, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोयम। आपको जो लेटर्स दिए गए हैं उनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है फ्रॉम द पोयम, पोयम में से। राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और उनको आपको जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है उसमें लिखना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ पर देखिए SIAL, इस तरह से एक वर्ड है जिसमें लेटर्स को, जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, उनको आगे पीछे करके लिख दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इन वर्ड्स को सही क्रम में जमाना है जिससे कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बने, और वो मीनिंगफुल वर्ड हमारा पोयम में से ही होना चाहिए। इस तरह से हमको इन लेटर्स को रीअरेंज करके लिखना है। तो ये जम्बल्ड वर्ड हैं, हमें इन्हें अनजम्बल्ड करना है। तो फर्स्ट हमने एग्जाम्पल देख लिया था कि SIAL, तो इसको किस तरह से लिखा है, SAIL, और इसका क्या बना, सेल, सेल यानी चलना या तैरना। अब देखिए सेकंड में है, लेटर्स हैं VIERR। अब हमें इनको इस तरह से जमाना है कि इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बने, और इसके सामने छोटे छोटे बॉक्स दिए गए हैं, तो जितने ये लेटर्स हैं उतने ही सामने बॉक्स दिए गए हैं, यानी कि हर लेटर के लिए एक बॉक्स बना हुआ है। तो एक एक लेटर हम उसमें अरेंज करते जाएंगे और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। तो देखते हैं कि इससे क्या वर्ड बनेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, RIVER, तो क्या बना इससे, रिवर। तो इस तरह से इन लेटर्स को सही क्रम में जमा करके क्या वर्ड बना, रिवर। नेक्स्ट है थर्ड SAE। अब हम इनको सही क्रम में जमाएंगे तो क्या बनेगा वर्ड, SEA, सी यानी समुद्र। फोर्थ है ODUSCL। तो अब हम इसको जब सही क्रम में लिखेंगे, सही ऑर्डर में लिखेंगे, तो क्या बनेगा वर्ड, देखिए CLOUDS, क्या बना, क्लाउड्स। नेक्स्ट है फिफ्थ RISEVGD। तो अब हमें इन्हें सही ऑर्डर में लिखना है, तो देखिए क्या बनेगा इससे, BRIDGES, तो ब्रिजेस, ब्रिजेस यानी पुल। तो देखिए सारे वर्ड्स पोयम के अंदर से ही हैं, पोयम से ही होने चाहिए। नेक्स्ट है 6 पर NHVEEA। अब हम इन्हें अनजम्बल्ड करेंगे, सही ऑर्डर में लिखेंगे, तो देखिए क्या वर्ड बनेगा, HEAVEN, हेवन, हेवन यानी स्वर्ग। 7th है EOPTVROS। अब इससे सही शब्द क्या बनेगा, OVERTOPS, ओवर टॉप्स।
ओवर टॉप यानी किसी चीज के पार जाना या किसी चीज से ऊपर होना। 8th है OWB, और इसको सही क्रम में लिखेंगे तो क्या वर्ड बनेगा? BOW, बो। बो यानी होता है धनुष। 9th है DROA, और इसको जब सही क्रम में लिखेंगे, सही ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? ROAD। तो इस तरह से इन वर्ड्स को सही क्रम में जमा करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो कि पोयम के अंदर से होना चाहिए। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब लेट अस लर्न में ए पार्ट हमने देख लिया है, अब उसका बी पार्ट हम देखते हैं कि वर्क इन पेयर्स, आपको ग्रुप में काम करना है। वन ऑफ यू मूव्स अ फिंगर अराउंड इन द सर्कल, तो आप में से जो एक जना है वह क्या करेगा? इस सर्कल में अपनी फिंगर को मूव करेगा। व्हेन योर पार्टनर सेज स्टॉप, और जब आपका पार्टनर स्टॉप करने के लिए कहे, रुकने के लिए कहे, परफॉर्म द एक्शन इंडिकेटेड बाय द सेगमेंट दैट द फिंगर लैंड्स ऑन। जब स्टॉप करने के लिए कहेगा आपका पार्टनर, तो आपको इस सेगमेंट के अंदर जो भी एक्टिविटी दे रखी है उसको आपको परफॉर्म करना है। तो देखिए, इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक सर्कल दे रखा है और इसको इस तरह से सेगमेंट्स में बांट दिया गया है, अलग अलग सेगमेंट्स इसके बना दिए हैं और हर सेगमेंट के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी करने के लिए दी गई है। अब मान लीजिए आप 2 फ्रेंड खेल रहे हैं इस गेम को, तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी फिंगर इस तरह से एक एक सेगमेंट के ऊपर रखनी है, यानी कि कभी इस पे, कभी इस पे, फिर नेक्स्ट इस पर, फिर इस तरह से आपको अपनी फिंगर इस सर्किल में घुमाते हुए चलना है। और जैसे ही आपका फ्रेंड स्टॉप बोले और जिस भी सेगमेंट के ऊपर आपकी फिंगर आकर के रुकती है, तो उस सेगमेंट के अंदर जो भी एक्टिविटी दे रखी है वो आपको परफॉर्म करनी है। तो अब हम इसमें जो एक एक सेगमेंट की एक्टिविटी को देखते हैं और उसमें आपको क्या क्या आंसर देने हैं उनको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक सेगमेंट ये देखें तो इसमें क्या एक्टिविटी दे रखी है कि फाइंड 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट राइम। तो अब आपको ये एक्टिविटी करनी है, ये काम करना है, यानी कि इसका आंसर आपको देना है। आपको ऐसे 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स के चुनने हैं पोयम के अंदर से जिनमें की राइम हो। उसी तरह से नेक्स्ट सेगमेंट में देखिए क्या दे रखा है, प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पोयम। जैसे अभी तो पोयम का टाइटल क्या है? द रेनबो, लेकिन अब आपको इसी पोयम का एक कोई अलग टाइटल बताना है। अगर आपकी फिंगर यहाँ आकर के रुकती है, यानी कि यहाँ पर स्टॉप बोलता है, तब आपको इस वाले जो सेगमेंट है उसकी एक्टिविटी को आपको करना है। तो इसमें देखिए क्या एक्टिविटी दे रखी है कि नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज इफ यू हैव टू सिंग द पोयम। तो आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। अगर आपको ये पोयम गाने के लिए दी जाए तब आप कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे। उसी तरह से अगर आपकी फिंगर यहाँ आके रुकती है तो इसमें देखिए क्या एक्टिविटी दे रखी है कि फाइंड दोज वर्ड्स फ्रॉम द पोयम विच हैव बीन रिपीटेड। अब आपको इस पोयम में से उन वर्ड्स को छांटना है जो कि पोयम के अंदर रिपीट हुए हैं। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। उसी तरह से यदि आपकी फिंगर यहाँ आके रुकती है तो इसमें क्या एक्टिविटी दे रखी है कि शेयर द इमेजेस दैट कम टू योर माइंड व्हाइल रीडिंग द पोयम। आपको उन इमेजेस को, उन चित्रों को शेयर करना है जबकि आप इस पोयम को पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग में आ रही थी। तो उस तरह की जो इमेजेस हैं उनको आपको यहाँ पर शेयर करना है। तो अब हम इनके एक एक सेगमेंट को आंसर के साथ में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सेगमेंट है उसमें क्या क्वेश्चन था, क्या एक्टिविटी थी कि प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पोयम। पोयम के लिए हमें एक नया टाइटल देना है। तो इसमें हम क्या टाइटल दे सकते हैं कि ट्रेजर्स ऑफ अवर नेचर, हमारी नेचर के ट्रेजर्स, खजाने। इसी तरह से आपको कुछ और अलग टाइटल सूझ रहा है तो आप उसका भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, बशर्ते कि वो पोयम से रिलेटेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट राइम। अब नेक्स्ट सेगमेंट की जो एक्टिविटी है उसमें क्वेश्चन क्या है कि आपको ऐसे 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स को छांटना है पोयम के अंदर जिनमें कि कोई रायम हो,
यानी कि उनका एंड एक इस तरह से हो रहा हो कि अगला वर्ड भी बिल्कुल उसके जैसे ही उसमें से साउंड आ रही हो, रिदम निकलती हो, एक पोयम की जैसी। तो इसमें देखिए कौन कौन से जो 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं। पहला है सीज दीज, देखिए एक जैसे हैं बोलने में, एक जैसी साउंड है, सीज दीज। तो ये क्या होते हैं, ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। सेकंड पेयर है प्लीज ट्रीज, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, अब तीसरे सेगमेंट का क्वेश्चन क्या है कि शेयर द इमेजेस दैट कम टू योर माइंड व्हाइल रीडिंग द पोयम। अब आपको उन इमेजेस को शेयर करना है, उन इमेजेस को बताना है जब आप पोयम को रीड कर रहे थे तो आपके माइंड में, आपके दिमाग में आती हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या इमेज आती हैं, ब्रीजेस, बोट्स, शिप्स, रिवर्स, क्लाउड्स, टॉल ट्रीज, हेवन एटसेट्रा, क्योंकि इन सब के बारे में ही पोयम के अंदर बताया गया है। तो जब हम इस पोयम को पढ़ रहे थे तो ये सारी इमेजेस हमारे दिमाग में आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दोज वर्ड्स फ्रॉम द पोयम विच हैव बीन रिपीटेड। अब हमें जो 4th नंबर का सेगमेंट है उसमें से जो 4th एक्टिविटी है वो क्या है कि आपको पोयम में से ऐसे वर्ड्स को फाइंड आउट करना है जो कि रिपीटेड हुए हैं। आंसर है वर्ड्स फ्रॉम द पोयम विच हैव बीन रिपीटेड आर। तो पोयम में से वे शब्द जो कि रिपीट हुए हैं, यानी कि एक या एक से अधिक बार आए हैं, ऐसे शब्द पोयम में से देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला वर्ड है सेल, दूसरा है रिवर्स, तीसरा वर्ड है स्काई, और चौथा वर्ड है प्रीटियर, पांचवा वर्ड है फार, और छठा वर्ड है ब्रीजेस। तो ये वे सभी शब्द हैं जो पोयम में एक से अधिक बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज इफ यू हैव टू सिंग द पोयम। तो इसमें आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखना है। जब आप इस पोयम को सिंग करेंगे, गाएंगे, तब कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद करेंगे। तो आंसर है आई विल यूज संतूर इफ आई हैव टू सिंग द पोयम। तो यदि मुझे ये पोयम गाने को मिलेगी तो मैं संतूर बजाना पसंद करूंगा। यू कैन यूज एनी इंस्ट्रूमेंट एज पर योर चॉइस। तो आप बच्चों अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख सकते हैं जिसे बजाना आपको पसंद है। नेक्स्ट है लेट अस लिसन। अब हमें लिसन करके एक्टिविटी को करना है। तो सिट इन अ सर्कल, एक सर्कल में आपको बैठना है एंड लिसन टू द वर्ड्स रीड अलाउड बाय योर टीचर। और आपकी टीचर के द्वारा जो बोले गए वर्ड्स हैं उनको आपको सुनना है। गिव 5 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच वर्ड एज इंडिकेटेड। और जो आपको नीचे वर्ड्स इंडिकेट किए गए हैं उनके आपको कम से कम 5 राइमिंग वर्ड्स आपको देने हैं। यानी कि जो भी शब्द आपकी टीचर बोले उसे आपको ध्यान से सुनना है और उस वर्ड के ही जैसे 5 राइमिंग वर्ड आपको देने हैं। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जिनमें से एक जैसी साउंड निकले। यहां पर जैसे हम देखें, एक वर्ड दे रखा है शिप और इसके 2 राइमिंग वर्ड दे रखे हैं चिप, ट्रिप। तो इसमें देखिए आई आई की साउंड निकल रही है कि शिप, चिप, ट्रिप बोलने पर ये बिल्कुल एक जैसे ही राइम करते हैं, एक जैसे ही साउंड करते हैं। तो अब हम शिप के यहाँ पर देखिए 2 तो राइमिंग वर्ड दे रखे हैं, चिप और ट्रिप। हमें 3 जो हमने और फाइंड आउट करें वो क्या क्या है, क्लिप, डिप और टिप। अब हम इन्हें बोल करके देखते हैं कि क्या इनमें एक जैसी राइम आती है, एक जैसी साउंड आती है। तो देखिए चिप, ट्रिप, क्लिप, डिप और टिप। तो देखिए चिप का क्या मतलब होता है। चिप एक कंप्यूटर के अंदर लगने वाली छोटी सी डिवाइस होती है चिप। ट्रिप किसी ट्रिप पर जाना, यात्रा पर जाना। क्लिप होती है एक मेटल की पिन होती है क्लिप। डिप यानी कि डुबकी लगाना और टिप यानी कि टिप देना, कोई बख्शीश देना। नेक्स्ट वर्ड है ट्री। अब हमें इसी तरह से 5 ऐसे राइमिंग वर्ड ढूंढने हैं जो बिल्कुल ट्री के जैसी उसमें से साउंड आती है। जैसे कि हम ट्री बोल रहे हैं, इसी तरह से ही उन वर्ड्स को जब हम बोलें तो बिल्कुल ऐसी ही साउंड उनमें से निकले। तो देखिए वो 5 राइमिंग वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं। क्री, फ्री, ब्री, श्री, थ्री। तो 5 राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं। देखिए ट्री बोला हमने, तो क्री, फ्री, ब्री, श्री और थ्री।
अब नेक्स्ट वर्ड है बो। तो देखिए इसमें हम कौन कौन से 5 राइमिंग वर्ड लिख सकते हैं। तो बो, नेक्स्ट है रो, टो, डो, दो और लो। तो बो, रो, टो, डो, दो और लो। तो रो यानी होता है लाइन, टो यानी घुटना या टखना, डो यानी लगा हुआ आटा और दो यानी यद्यपि और लो यानी नीचे। नेक्स्ट वर्ड है रेन। अब रेन के जैसे ही हमें 5 राइमिंग वर्ड देखने हैं। तो देखिए कौन कौन से हम लिख सकते हैं। ब्रेन, ट्रेन, क्रेन, ड्रेन और ग्रेन। तो रेन के जैसे ही कौन कौन से शब्द हैं। ब्रेन, ट्रेन, क्रेन, ड्रेन और ग्रेन। तो ब्रेन यानी दिमाग, ट्रेन यानी ट्रेन, क्रेन जो भारी सामानों को उठाने के लिए आती है, ड्रेन पानी का निकालना और ग्रेन दाने। नेक्स्ट वर्ड है सन। तो सन के जैसे कौन कौन से और शब्द लिख सकते हैं हम, देखिए बन, डन, फन, गन और नन। तो वन, डन, गन, नन, फन, ये सब सन के जैसे ही एक कविता के जैसे शब्द हैं, एक राइमिंग वर्ड्स। तो बन जैसे ब्रेड होती है उसी तरह का बन, डन काम हो गया तो डन, फन कोई मजा, गन यानी बंदूक और नन यानी कुछ भी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है सी। तो सी के जैसे ही 5 राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं। टी, सी, बी, की और फी। तो टी, सी, बी, की, फी ये सब कैसे हैं राइमिंग वर्ड, सी के जैसे ही हैं। तो टी यानी चाय, सी यानी देखना, बी यानी मधुमक्खी, की यानी चाबी और फी यानी फीस। नेक्स्ट वर्ड है सेल। तो सेल के जैसे ही 5 वर्ड्स कौन कौन से हैं जो आपस में राइमिंग है। रेल, टेल, मेल, जेल और नेल। तो रेल यानी रेल, टेल यानी पूंछ, मेल यानी जो हम लेटर या जो भी हमारे जो मैसेज होते हैं उनको सेंड करते हैं तो वो मेल, जेल यानी कि जिसमें कैदी रहते हैं और नेल यानी नाखून। एंड। अब एंड के जैसे राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं 5। सेंड, सेंड, बैंड, लैंड और एंड। तो सेंड, SEND सेंड यानी भेजना, SAND सेंड यानी रेत, बैंड यानी झुकना, लैंड यानी जमीन और एंड यानी अंत। तो ये सभी AND एंड के राइमिंग वर्ड है। स्काई। अब स्काई के लिए 5 राइमिंग वर्ड कौन कौन से हम लिख सकते हैं। बाय, शाय, ट्राई, फ्राई और ड्राई। तो बाय, शाय, ट्राई, फ्राई, ड्राई। तो जब हम इनको बोल के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन सारे वर्ड्स में एक जैसी ही साउंड निकल रही है। तो इसी तरह के वर्ड्स हमें इसमें लिखने हैं। इसके अलावा अगर आपको बच्चों कोई और वर्ड्स इनकी जैसी साउंड में दिखते हैं तो आप उन्हें भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फार। फार यानी दूर। तो फार के लिए देखिए 5 राइमिंग वर्ड कौन कौन से होंगे। कार, जार, बार, आर और थार। तो कार, जार, बार, आर और थार ये सभी फार के राइमिंग वर्ड हैं। तो कार यानी कार, जार कोई मिक्सी का जार या बर्तन, बार करते जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठ करके कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आर यानी है और थार यानी गाड़ी का नाम है जैसे थार। उसी तरह से थार क्या है, डेजर्ट का नाम है थार। तो इस तरह से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। लेट अस स्पीक। आइए चलिए बोलते हैं। रिसाइट द पोएम गिवन बिलो इन 3 वेज। नीचे जो पोएम दी गई है उसे आपको 3 तरह से रिसाइट करना है, 3 तरह से गाना है। पहला है इन अ हैप्पी वॉइस, एक हैप्पी वॉइस में खुशनुमा आवाज में इस पोएम को आपको गाना है। बी है इन एन एंग्री वॉइस, एक गुस्से वाली आवाज में इसको गाना है। और तीसरी है इन अ सरप्राइज्ड वॉइस, एक आश्चर्य वाली आवाज में आपको इस पोएम को रिसाइट करना है। यानी कि 3 वॉइस में आपको इस पोएम को रिसाइट करना है। तो सबसे पहले हम हैप्पी वॉइस में इस पोएम को रिसाइट करते हैं, गाते हैं।
तो हैप्पी वॉइस में मतलब हमें खुश होकर के इस पोएम को गाना है। तो चलिए बच्चों, आप भी मेरे साथ में रिसाइट करें हैप्पी वॉइस में। पोएम का नाम क्या है? कलर्स। You have a few crayons. You have a few crayons. Red, yellow and blue. Green, purple and black. I have some too. I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. If we share our crayons, we have a full pack. तो इस तरह से हम इसको हैप्पी वॉइस में रिसाइट कर सकते हैं, हैप्पी वॉइस में गा सकते हैं। अब हम इसी पोएम को एंग्री वॉइस में गा के देखते हैं। देखिए किस तरह से एंग्री वॉइस में गाएंगे, यानी कि गुस्से वाली आवाज में। यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक। I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. तो इस तरह से एंग्री वॉइस में हम इसको रिसाइट करेंगे। अब हमें सरप्राइज्ड वॉइस में इस पोएम को रिसाइट करना है, मीन्स आश्चर्य के भाव वाली आवाज में हम इस पोएम को गाना है। तो आश्चर्य कैसे लाएंगे हम अपनी आवाज में? देखिए, यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, रेड, येलो एंड ब्लू, green, purple and black. I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. तो इस तरह से अपनी वॉइस में सरप्राइज लाते हुए हमें ये इस पोएम को रिसाइट करना है। अब सेकंड में देखिए क्या दे रखी है, आछू। तो ये भी एक पोएम है, तो इसे भी पहले हम रिसाइट करते हैं। Once a mighty elephant, once a mighty elephant got a mighty cold. It went to buy a handkerchief where handkerchiefs were sold. A hanky for an elephant, a hanky for an elephant. The salesgirl was surprised. Sorry sir, but we don't have a handkerchief that size. Achoo, said the elephant and shook its mighty head. Forget about the handkerchief, give me a sheet instead. अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Once a mighty elephant, एक बार एक बहुत बड़ा विशाल हाथी होता है। Got a mighty cold, और उसके बहुत ज्यादा जुकाम हो जाती है, ठंड लग जाती है। It went to buy a handkerchief, तो वह एक हैंडकरचीफ खरीदने के लिए गया, एक रुमाल खरीदने के लिए गया। वेयर हैंडकरचीफ वर सोल्ड, जहां पर की हैंडकरचीफ बेचे जाते थे। ए हैंकी फॉर एन एलिफेंट, और वो वहां जाके क्या कहता है, एक एलिफेंट के लिए एक हैंडकरचीफ दे दो। द सेल्स गर्ल्स वॉज सरप्राइज, और जो सेल्स गर्ल्स थी वो उसे देख करके सरप्राइज हो जाती है। सॉरी सर बट वी डोंट हैव, और वो क्या कहती है कि सॉरी सर हमारे पास नहीं है। A handkerchief that size, उस साइज का, यानी कि आपकी साइज तो इतनी बड़ी है और इतने बड़ी साइज का हमारे पास कोई हैंडकरचीफ नहीं है, इस बात के लिए सॉरी सर। आछू, सेड द एलिफेंट, एलिफेंट ने क्या कहा, आछू, छींक करके बताया। एंड शुक इट्स माइटी हेड, और अपना जो बड़ा सा सिर था उसको हिलाया। फॉरगेट अबाउट द हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ के बारे में भूल जाओ। गिव मी अ शीट इंस्टीड, और मुझे एक बड़ी सी शीट दे दो। कोई बात नहीं, हैंडकरचीफ नहीं है तो आप मुझे उसकी जगह एक शीट दे दो। तो इस तरह से ये आपकी पोयम है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस राइट। ए है द पोयम द रेनबो मेंशंस बोट्स एंड शिप्स एंड देयर जर्नी अक्रॉस द वाटर बॉडीज। जो पोयम है रेनबो, ये बोट्स के बारे में, शिप्स के बारे में, और जो वाटर बॉडीज में हम जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, उसके बारे में बताती है। यू टू मे हैव ट्रेवल्ड टू डिफरेंट प्लेसेस, आप लोगों ने भी अलग अलग जगह की ट्रेवलिंग की होगी, यात्रा की होगी। शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग, आपको अपनी जो ट्रेवलिंग का एक्सपीरियंस है उसे शेयर करना है। टू एनी वन प्लेस विद योर क्लास, किसी भी एक जगह की ट्रेवलिंग को आपको शेयर करना है अपनी क्लास के अंदर।
Write a short paragraph of 80 to 100 words about your journey to a place you visited recently. और आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 80 से लेकर के 100 वर्ड्स का, जिसमें कि आप अभी हाल ही में जिस जगह पर विजिट करके आए हैं, घूम करके आए हैं, उस जगह के बारे में आपको 80 से लेकर के 100 वर्ड्स तक एक पैराग्राफ लिखना है। यू मे इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर पैराग्राफ, और आप अपने पैराग्राफ में कुछ इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि टाइम ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन, आप यात्रा पर कब निकले और डेस्टिनेशन क्या था, यानी कि जगह क्या थी। सेकेंड है पर्पज ऑफ ट्रेवल, घूमने जाने का आपका उद्देश्य क्या था। whom you traveled with, आप किसके साथ में गए। थिंग्स यू लाइक्ड और डिसलाइक्ड ड्यूरिंग योर ट्रेवल, आपकी यात्रा के दौरान आपको क्या चीजें अच्छी लगी और क्या आपको अच्छी नहीं लगी। लोकल डिशेज एंड स्नैक्स, आपने वहां पर क्या लोकल डिशेज खाई। मॉन्यूमेंट्स, लैंडमार्क्स और सीनरी, आपने वहां पर क्या मॉन्यूमेंट्स देखे, ऐतिहासिक स्थल देखे, कोई लैंडमार्क देखा या फिर क्या सीनरी देखी, उसे आप अपने पैराग्राफ के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो देखिए एक जर्नी के ऊपर शॉर्ट पैराग्राफ किस तरह से लिख सकते हैं, आइए उसे हम देखते हैं। पैराग्राफ, लास्ट वीक आई वेंट जैसलमेर विद माई फैमिली, तो लास्ट वीक मैं मेरी फैमिली के साथ में जैसलमेर गया। फॉर विजिटिंग पर्पज, घूमने के उद्देश्य से। जैसलमेर ऑफन कॉल्ड द गोल्डन सिटी, तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। एंड रिनोम्ड फॉर इट्स कैप्टिवेटिंग थार डेजर्ट, और बहुत ज्यादा फैले हुए इसके थार डेजर्ट के लिए भी ये प्रसिद्ध है। वी सॉ देयर जैसलमेर फोर्ट, गढ़ीसर लेक, कोठारी पटवों की हवेली, मोती महल, व्यास छतरी एंड डेजर्ट नेशनल पार्क, और हमने देखी वहां पे क्या क्या देखा, जैसलमेर फोर्ट, गढ़ीसर लेक, कोठारी पटवों की हवेली, मोती महल, व्यास छतरी एंड डेजर्ट नेशनल पार्क एंड मैनी मोर हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो इन सभी चीजों को और कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को हमने जैसलमेर में विजिट किया। वी वेंट टू द लोकल मार्केट, और उसके बाद में देखिए हम लोकल मार्केट में गए। एंड परचेज्ड मैनी थिंग्स दैट आर फेमस देयर, और बहुत सारी चीजों को हमने खरीदा जो कि वहां पर फेमस थी। वी एट दाल बाटी चूरमा, कचौरी, लोकल डिशेज लाइक कैर सांगरी, घोटुआ लड्डू एंड जलेबी, और हमने देखी वहां पे क्या क्या खाया, दाल बाटी चूरमा, कचौरी, और कुछ लोकल डिशेज भी थी जैसे कि कैर सांगरी, घोटुआ लड्डू एंड जलेबी। वी विजिटेड द मोस्ट फेमस सैंड ड्यून्स एरिया, और उसके बाद में हमने वहां का जो सबसे फेमस सैंड ड्यून एरिया था जिसका नाम है सैम सैंड ड्यून्स, उसको विजिट किया। इन जैसलमेर नोन फॉर इट्स पिक्चरस्क्यू ड्यून्स एंड डेजर्ट एक्टिविटीज, जो कि अपने बहुत ही ज्यादा पिक्चरों वाले ड्यून्स के लिए फेमस था, यानी कि जहाँ से तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं, उस तरह के ड्यून्स में सैम सैंड ड्यून्स में हम गए, और वहाँ जो अपनी डेजर्ट एक्टिविटीज के लिए भी फेमस है, तो हम सैम सैंड ड्यून्स में हम घूमने के लिए गए। The favorite part of the trip was an overnight stay in a desert camp, Sam Sand Dunes, और जो सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट था, सबसे ज्यादा जो पार्ट मुझे अच्छा लगा हमारी ट्रिप का, वो क्या था कि हम पूरी रात भर डेजर्ट कैंप में सैम सैंड ड्यून्स में हमने ओवरनाइट स्टे किया, पूरी रात भर हम वहां पर रुके। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट इस ट्रिप का है। तो इस तरह से हम अपनी जो ट्रैवलिंग है उसके ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस राइट में वी नंबर की एक्टिविटी है कि ए वर्ड जॉइन्स अ फ्रेंड वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स, तो आपको एक वर्ड को उसके फ्रेंड वर्ड के साथ में जोड़ करके एक नया वर्ड बनाना है। एज शोन बिलो, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। कंप्लीट द टेबल, और टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि यहाँ एक तरफ तो वर्ड दे रखे हैं, साथ में उसके फ्रेंड वर्ड है, और उससे मिला करके हमें न्यू वर्ड बनाना है। जैसे वर्ड दे रखा है यहाँ पर रेन, फ्रेंड वर्ड है बो, दोनों को मिला के क्या बना, रेनबो। इस एक्सरसाइज में क्या कर रखा है कि कहीं कहीं तो फ्रेंड वर्ड दे रखा है और हमें न्यू वर्ड कंप्लीट करके बनाना है, या फिर कहीं पर फ्रेंड वर्ड की जगह पर ब्लैंक दे रखा है, खाली जगह दे रखी है, और न्यू वर्ड हमें बना के दे रखा है। तो हमें जहां पर भी ब्लैंक दे रखा है, खाली जगह दे रखी है, फ्रेंड वर्ड में दे रखी है, तो हमें फ्रेंड वर्ड को लिखना है, और अगर न्यू वर्ड में खाली जगह दे रखी है तो उन दोनों को मिला करके जो नया वर्ड बनेगा उसे हमें उस खाली जगह में भरना है।
तो आइए चलिए अब इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो देखिए सेकंड वर्ड है टी और इसका फ्रेंड वर्ड क्या दे रखा है, कप। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा नया वर्ड, बताइए, टी कप, चाय का कप। उसी तरह से थर्ड नंबर पे वर्ड है रिस्ट। रिस्ट यानी होता है कलाई। तो इसके साथ में देखिए यहाँ पे चित्र भी हम देखें तो किसका दे रखा है, वॉच का। तो फ्रेंड वर्ड यहाँ पे क्या आएगा, वॉच। और जब दोनों को बना देंगे, मिला देंगे तो नया वर्ड क्या बनेगा, रिस्ट वॉच, हाथ की घड़ी। अब फोर्थ नंबर पे देखते हैं आर्म। आर्म यानी होती है हमारी बाजू। और यहाँ पे इसका हम चित्र देख रहे हैं तो ये क्या दे रखी है, चेयर है। ये कैसी चेयर है, ये आरामदायक चेयर है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड वर्ड क्या होगा, चेयर, और मिलकर के क्या बन गया, आर्म चेयर। आर्म चेयर मीन्स आराम करने वाली कुर्सी, आरामदायक कुर्सी, जिसमें ये हाथ रखने के लिए हैंडल लगे हुए होते हैं, इसे कहते हैं आर्म चेयर। फिफ्थ नंबर पे वर्ड है अर्थ और इसका फ्रेंड वर्ड हमें ढूंढना है। और यहाँ पर जो न्यू वर्ड बना है उसको हमें बना के दिया गया है। और यहाँ पर देखिए चित्र किसका दे रखा है, केंचुए को। तो केंचुए का क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्रेंड वर्ड के लिए क्या आएगा यहाँ पे, वॉर्म। तो अर्थ वॉर्म मिला के यहाँ पे वर्ड दे रखा है अर्थ वॉर्म। अर्थ वॉर्म यानी केंचुआ। 6 नंबर पर देखिए हमें दोनों वर्ड नहीं दे रखे हैं बल्कि एक जो उनसे मिलकर के जो शब्द बनेगा सनफ्लावर, वो हमें दे रखा है। तो अब हमें इसका वर्ड भी ढूंढना है और फ्रेंड वर्ड भी ढूंढना है। तो देखिए ये फोटो किसका दे रखा है, चित्र किसका है, सनफ्लावर का, और यहाँ बना के भी दे रखा है सनफ्लावर। तो देखिए एक वर्ड तो क्या हो जाएगा, सन, और इसका फ्रेंड वर्ड क्या हो जाएगा, फ्लावर, मिलकर के क्या बन जाएगा, सनफ्लावर। अब है 7 नंबर पे देखिए हमें वर्ड भी दे रखा है, फ्रेंड वर्ड भी दे रखा है। अब इन दोनों को जो मिला के बनाना है उसे हमको बताना है कि इन दोनों वर्ड्स को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा। और यहाँ पर चित्र दे रखा है, किसका दे रखा है, टेबल के ऊपर एक कपड़ा बिछा रखा है जिसे हम क्या कहते हैं, टेबल क्लॉथ। तो देखिए टेबल और क्लॉथ को मिला करके क्या बन जाएगा, टेबल क्लॉथ। 8 नंबर पे वर्ड है नोट और यहाँ पर देखिए दोनों वर्ड्स को मिलाकर के जो शब्द बनेगा वो क्या है, नोटबुक। तो हमें इसमें फ्रेंड वर्ड की जगह पे खाली जगह है उसे ढूंढना है। तो फ्रेंड वर्ड में क्या आएगा, नोट प्लस बुक, तो क्या बना, नोटबुक। और यहाँ पर ये बुक का चित्र भी दे रखा है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बुक। 9 नंबर पे देखिए वर्ड की जगह भी खाली है और जो फ्रेंड वर्ड है उसकी जगह भी खाली है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के जो मीनिंग बनेगा उसकी जगह पे भरा हुआ है ईयर रिंग। तो देखिए और यहाँ पे चित्र भी दे रखा है ईयर रिंग का। तो वर्ड में क्या आएगा, ईयर आएगा, और फ्रेंड वर्ड में क्या आएगा, रिंग आएगा। इस तरह से जब ये दोनों शब्द मिले तो क्या बन गया, ईयर रिंग। 10 नंबर का वर्ड है टूथ और यहाँ पे चित्र क्या दे रखा है, पेस्ट का। तो इसका फ्रेंड वर्ड क्या होगा, पेस्ट। तो क्या बना, इन दोनों को मिलाकर के जब हम एक नया शब्द बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, टूथपेस्ट। तो इस तरह से हम अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए है, आई हैव सीन अ ब्रिज मेड ऑफ रूट्स इन मेघालय। मेघालय में मैंने एक ऐसा ब्रिज देखा है जो रूट से बना हुआ है, जड़ों से बना हुआ है। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रिज इज नाउन। तो इस सेंटेंस में जो ब्रिज वर्ड है वो क्या है, नाउन है, एक संज्ञा है। अब बी सेंटेंस है, सम प्लैंक्स ऑफ वुड्स वर यूज्ड टू ब्रिज द स्ट्रीम। कुछ वुड्स के, कुछ लकड़ी के जो टुकड़े हैं उनको यूज किया जाता है ब्रिज बनाने में, स्ट्रीम, धारा में। तो जब कहीं धारा बह रही हो तो वहां पर लकड़ी के टुकड़ों को यूज किया जाता है ब्रिज बनाने में। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रिज इज अ वर्ब। और इस सेंटेंस में यानी कि बी वाले सेंटेंस में जो ब्रिज वर्ड है वो एक वर्ब के रूप में, एक क्रिया के रूप में यूज किया गया है। तो इस तरह से एक ही वर्ड को यानी कि ब्रिज वर्ड को एक बार नाउन के रूप में यानी कि संज्ञा के रूप में और एक बार वर्ब के रूप में यानी कि क्रिया के रूप में यूज किया गया है। सी है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर बोथ नाउन्स एंड वर्ब्स। दिए हुए जो वर्ड्स हैं ये नाउन और वर्ब्स दोनों ही हैं। क्रिएट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड। और हर वर्ड के लिए हमें
दो दो सेंटेंस बनाने हैं, यानी कि एक सेंटेंस तो उसको नाउन के रूप में रख करके बनाना है और एक सेंटेंस उसे वर्ब के रूप में बनाना है। तो इस तरह से हर वर्ड का हमें दो दो सेंटेंस बनाने हैं। वन एज ए नाउन, एक तो हमें नाउन के रूप में बनाना है एंड देन एज ए वर्ब, एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और अब आपको इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। तो देखिए हर वर्ड से हम किस तरह से एक नाउन और एक वर्ब दो दो सेंटेंस बनाएंगे। आइए चलिए देखते हैं। ये एक्सरसाइज लेट अस डू की सी नंबर की एक्सरसाइज है। सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स एज नाउन एंड एज वर्ब। तो सबसे पहला है वर्ड कट। अब कट को हम सबसे पहले नाउन के रूप में यूज करके सेंटेंस बनाते हैं कि ही हैड ए कट ऑन हिज नी, उसने एक कट लगा लिया अपनी नी पर। तो यहाँ पर जो कट वर्ड है वो नाउन के जैसे यूज हुआ है। अब हम इसको वर्ब के जैसे यूज करेंगे कट वर्ड को। तो शी कट द वेजिटेबल्स विद द नाइफ, वह नाइफ से, चाकू से वेजिटेबल्स को काटती है। तो यहाँ पे जो काटना है वो क्या है, वर्ब के जैसे यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है बैट। अब बैट को एक नाउन के रूप में, एक संज्ञा के रूप में हमें इसका सेंटेंस लिखना है। तो ए बॉय इज प्लेइंग विद अ बैट एंड बॉल। तो यहाँ पर बैट का कैसे यूज है, एक नाउन के रूप में है। अब हमें इसे वर्ब के रूप में यूज करना है। तो देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा कि इन अवर स्कूल टीम आई मे बी द फर्स्ट टू बैट। मेरे स्कूल में मैं शायद पहला बैट करने वाला हूँ, यानी कि मुझे पहले बैटिंग मिलेगी। तो यहाँ पर जो बैट है वो क्या है, वर्ब है, वो क्रिया है। अब है पिक्चर। तो पिक्चर को हम नाउन के रूप में सबसे पहले एक सेंटेंस बनाते हैं कि ही साइंड 3 पिक्चर्स बैक टू बैक। तो उसने 3 पिक्चर्स एक एक करके बैक टू बैक साइन की। तो यहाँ पर जो पिक्चर वर्ड है वो क्या है, एज ए नाउन यूज किया गया है। उसके बाद हम इस पिक्चर वर्ड को एक वर्ब के जैसे कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, देखिए शी वॉज पिक्चर्ड विद हर प्रिंसिपल इन द स्कूल मैगजीन। उसने अपनी प्रिंसिपल के साथ स्कूल की मैगजीन में पिक्चरली पिक्चर छपवाई। तो यहाँ पर जो पिक्चर वर्ड है वो क्या है, वर्ब के जैसे यूज किया गया है। अब है क्राई। तो क्राई को नाउन के रूप में किस तरह से यूज करेंगे, द क्राई वॉज लिटिल वंस फिल्ड द हाउस। छोटे बच्चे की आवाज से पूरा घर भर गया। अब है क्राई को वर्ब के जैसे यूज करना है। तो द बेबी स्टार्टेड टू क्राई व्हेन ही वाज लेफ्ट अलोन इन द रूम। तो बेबी ने, बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया जब उसे रूम में अकेला छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो क्राई है यानी कि रोना, रोना क्या है, एक क्रिया है, एक काम है। तो इस सेंटेंस में क्राई कैसे यूज हुआ है, एक वर्ब के जैसे यूज हुआ है। नेक्स्ट है फिल्टर वर्ड। अब देखिए हम इसको नाउन के जैसे कैसे यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर। द कैमरा लेंस हैड ए स्पेशल फिल्टर टू एनहांस द कलर्स इन द सनसेट। कैमरे के अंदर एक स्पेशल फिल्टर होता है जिससे कि वह सनसेट में कलर्स को और ज्यादा एनहांस कर देता है और ज्यादा बढ़ा देता है। अब है फिल्टर वर्ड को वर्ब के जैसे कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। द न्यूज बिगेन टू फिल्टर थ्रू द टाउन। तो न्यूज पूरे शहर में फैलना शुरू हो गई। अब है डांस वर्ड। तो डांस को हम नाउन के जैसे कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। ए डांस कंपटीशन वॉज हेल्ड एट द कम्युनिटी सेंटर। एक डांस कंपटीशन कम्युनिटी सेंटर के अंदर हेल्ड किया गया, आयोजित किया गया। तो यहाँ पर डांस वर्ड क्या है, नाउन है। अब डांस को हमें वर्ब के जैसे यूज करना है। तो द चिल्ड्रन डांस्ड अराउंड द रूम। बच्चों ने पूरे रूम में डांस किया, नाचे। अब है वर्ड प्लांट। इसे नाउन के जैसे यूज करना है, यानी कि नाउन के रूप में इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि दिस प्लांट ग्रोज क्विकली एंड प्रोवाइड्स एक्सीलेंट ग्राउंड कवर। यह प्लांट तेजी से बढ़ता है और एक अच्छा सा ग्राउंड कवर प्रोवाइड करता है। अब प्लांट एज ए वर्ब। अब वर्ब के रूप में प्लांट वर्ड को कैसे यूज करेंगे। आई प्लांट पोटेटोज इन माई गार्डन एवरी ईयर। हर साल मैं मेरे गार्डन में पोटेटोज प्लांट करता हूं। नेक्स्ट है पेंट। तो पेंट एज ए नाउन। द पेंट ऑन द वॉल्स वॉज स्टार्टिंग टू पील।
दीवारों के ऊपर जो पेंट है वो कैसे स्टार्ट होता है, उनको पील करने के साथ में, उनको साफ करने के साथ में, दीवारों को छुड़ाने के साथ में शुरू होता है। पेंट एज ए वर्ब, अब पेंट वर्ड को हमें वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में यूज करना है। तो आई नीड टू पेंट द बुक केस, मुझे बुक का जो केस है उसको पेंट करने की जरूरत है। फ्लाई एज नाउन, ए फ्लाई वॉज बजिंग अगेंस्ट द विंडो, तो एक फ्लाई, जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं उनको कहते हैं फ्लाई, वो बज कर रहा था विंडो के अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो फ्लाई है उसको कैसे यूज किया गया है, एक नाउन के रूप में इसको यूज किया गया है। अब फ्लाई वर्ड को हमें वर्ब के जैसे यूज करना है। तो द बर्ड विल फ्लाई साउथ फॉर द विंटर, जो बर्ड्स होते हैं वो विंटर में साउथ की तरफ फ्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फ्लाई जो वर्ड है वो कैसा है, वर्ब के जैसे, क्रिया के जैसे उसको यूज किया गया है। नेक्स्ट है फेस एज ए नाउन, शी हैज अ ब्यूटीफुल एंड स्माइली फेस, उसके कैसा है, सुंदर और स्माइली फेस है। अब फेस एज ए वर्ब, शी फेस द विंडो टू एडमायर द व्यू, उसने व्यू को अच्छे से देखने के लिए, उसके एडमायर करने के लिए अपना फेस विंडो की तरफ कर लिया। अब लेटस राइट में डी नंबर की एक्सरसाइज है, उसमें फर्स्ट है कि राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो नीचे जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है, जो स्पेस दिया गया है, उसमें आपको दिए हुए वर्ड्स के अपोजिट्स लिखने हैं, यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। ऑल योर आंसर्स मस्ट बिगिन विद एन एस, और जो भी आप आंसर लिखोगे यानी कि जो भी अपोजिट लिखोगे वो आपका एस वर्ड से शुरू होना चाहिए। इस तरह का विलोम शब्द, इस तरह का अपोजिट आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एक जैसे दिया गया है एग्जाम्पल लार्ज, तो लार्ज का अपोजिट क्या है यहाँ पे, स्मॉल, तो ये देखिए एस से शुरू हो रहा है। इसी तरह से आपको बाकी के वर्ड्स के जो अपोजिट लिखने हैं वे सभी ऐसे लिखने हैं जो एस लेटर से शुरू हो। बी है वीक, तो वीक यानी कमजोर, तो कमजोर का अपोजिट क्या होगा, जो एस से भी शुरू हो, तो स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। नेक्स्ट वर्ड है फास्ट, फास्ट यानी तेज, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो, SLOW। डी में है रफ, और रफ का अपोजिट, रफ यानी होता है खुरदरा, तो रफ का अपोजिट क्या होगा, स्मूथ, स्मूथ यानी मुलायम। तो सब एस से शुरू हो रहे हैं, हमें इसी तरह के वर्ड ढूंढने हैं जो एस से शुरू हो। ई में वर्ड है डल, डल यानी होता है बिल्कुल जिसमें चमक ना हो, तो इसके लिए जो हम अपोजिट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, शार्प, तेज। उसके बाद है एफ में कर्व्ड, कर्व्ड यानी होता है मुड़ा हुआ, और इसके लिए अपोजिट वर्ड है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। जी में वर्ड है फिनिश यानी खत्म, और देखिए इसके लिए अपोजिट हम लिखेंगे स्टार्ट यानी शुरू। एच में है एडिशन, जोड़ना, अपोजिट वर्ड होगा सब्ट्रैक्शन। आई है कॉम्प्लिकेटेड यानी कि बहुत ही ज्यादा जटिल होना, और इसके लिए अपोजिट हम लिखेंगे सिंपल, बहुत ही सरल। जे में वर्ड है माइल्ड, माइल्ड यानी होता है मध्यम, और इसके लिए वर्ड होगा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट में के में वर्ड है ब्लंट, ब्लंट यानी होता है बहुत ज्यादा शार्प ना होना, भौंटा होना, तो इसके लिए वर्ड आएगा अपोजिट वर्ड शार्प यानी कि पैना या तीखा। तो यहाँ पे देखिए पूरी एक्सरसाइज में हमने क्या करा, इस तरह के अपोजिट्स लिखे जो कि एस लेटर से स्टार्ट हो रहे थे। आगे हमें बता रखा है कि नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स दैट यू हैव रिटन इन द ब्लैंक्स। तो अब हमने ब्लैंक्स में जिन वर्ड्स को लिखा है उनसे हमें सेंटेंसेस मेक करने हैं। राइट देम इन योर नोट कॉपी, और आपको उन्हें अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। जैसे हम यहाँ पे वर्ड देखें शार्प, तो इस वर्ड को लेकर के आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो इस तरह से ही आपको सारे वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए जो फर्स्ट ब्लैंक था उसका क्या लिखेंगे हम सेंटेंस, कि शी लाइक्स स्ट्रॉन्ग कॉफी। नेक्स्ट है सेकंड में हम लिखेंगे सेंटेंस द ट्रैफिक इज हैवी एंड स्लो। तो वहां पे हमने जो वर्ड लिखा था एक्सरसाइज में वो क्या था, स्लो वर्ड था, तो स्लो के लिए हम इस तरह से सेंटेंस मेक करेंगे। नेक्स्ट है, तो इसमें हमने अपोजिट क्या लिखा था, स्मूथ लिखा था,
तो अब हमें स्मूथ को लेकर के हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, हिज न्यू कार हैज अ स्मूथ राइड, उसकी नई कार में बिल्कुल स्मूथ राइड है। फोर्थ है ही इज वेरी शार्प माइंड, उसके बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड है या वह बहुत ज्यादा शार्प माइंड है। तो यहाँ पे शार्प वर्ड को लेकर के सेंटेंस बनाएंगे। फिफ्थ है स्ट्रेट ट्रीज हैव क्रुक्ड रूट्स, स्ट्रेट ट्रीज की यानी कि जो सीधे पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो क्रुक्ड होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। तो यहाँ पर हमने जो अपोजिट लिखा था वो क्या लिखा था, फिफ्थ में स्ट्रेट लिखा था। तो स्ट्रेट वर्ड को लेकर के हमने क्या सेंटेंस बनाया कि सीधे पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। सिक्स पर है शी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू हॉबी, उसने नई हॉबी सीखना डिसाइड किया। तो यहाँ पर स्टार्ट वर्ड है उसको लेकर के सेंटेंस मेक करा है। उसके बाद में सेवेंथ नंबर पर है द चिल्ड्रन आर लर्निंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को लेकर के हमें सेंटेंस बनाना था। तो हमने क्या बनाया है कि द चिल्ड्रन आर लर्निंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बच्चे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर पर सिंपल वर्ड है उसको लेकर के हमें सेंटेंस बनाना है। तो दिस मोबाइल इज सिंपल टू यूज, यह मोबाइल यूज करने में बहुत सिंपल है। तो इस तरह से हमने खाली जगह में जो भी अपोजिट्स लिखे थे उन्हीं सभी अपोजिट्स से हमें एक एक सेंटेंस बनाना है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है कि इन स्मॉल ग्रुप्स चूज अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एंड क्रिएट एन एक्सरसाइज सिमिलर टू द वन अबव। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि आपको स्मॉल ग्रुप्स में बैठना है और आपको कोई एक इंग्लिश का लेटर चूज करना है जिसमें आपको इसी तरह से, जैसे ये एक्सरसाइज ऊपर दे रखी है उसी तरह से ही आपको एक एक्सरसाइज क्रिएट करनी है। यानी कि कोई भी एक ऐसा लेटर ले लेंगे जिससे ही आपको सारे अपोजिट्स लिखने हैं। तो अब हम इस एक्टिविटी को देखते हैं कि किस तरह से करेंगे, हम अपनी एक्सरसाइज किस तरह से बनाएंगे। इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में चूज अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, आपको इंग्लिश अल्फाबेट का कोई एक लेटर चुनना है एंड क्रिएट एन एक्सरसाइज सिमिलर टू द वन अबव, और जो ऊपर एक्सरसाइज दी गई है उसी के जैसी ही आपको एक एक्सरसाइज क्रिएट करनी है। तो देखिए आप किस तरह से एक एक्सरसाइज बिल्कुल वैसी ही क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको जो अपोजिट आप लिखेंगे उसका पहला लेटर बिल्कुल सेम होगा, यानी कि जितने भी आप इसमें वर्ड लिखेंगे उसका जब आप अपोजिट लिखेंगे तो सारे अपोजिट्स का पहला लेटर सेम होगा। तो यहाँ पर है सबसे पहले वर्ड डॉन, डॉन यानी सूरज का उगना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, डस्क। देखिए डी से स्टार्ट है। उसी तरह से ब्राइट, ब्राइट का क्या होता है, डिम। तो हमें यही ध्यान रखना है इसमें कि हम जो भी वर्ड लें उसका पहला जो लेटर है वो डी से ही स्टार्ट होना चाहिए। इसी तरह से आप भी अपनी कोई इसी तरह की एक्सरसाइज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें जो भी आप अपोजिट लिखें उनके सबके स्टार्टिंग है वो एक ही लेटर से होनी चाहिए। अब है नेक्स्ट अप का डाउन, क्लीन डर्टी यानी गंदा, सिमिलर डिफरेंट अलग अलग होना, फोकस डिस्ट्रैक्ट ध्यान भटकना, फोकस होना उस पर ध्यान देना, क्लाइम यानी चढ़ना, डाइव यानी उतरना। नेक्स्ट वर्ड है केओस, केओस मीन्स उथल पुथल होना और इसका अपोजिट लिखेंगे हम डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना। शार्प यानी तेज, डल यानी धीमा या फीका, प्रमोशन होना और आगे उन्नति करना, और इसका अपोजिट होगा डिमोशन, अवनति करना, पीछे हटना। तो इस तरह से हमने जितने भी वर्ड्स के अपोजिट लिखे हैं सबके जो आंसर है, सबका जो हमने आंसर लिखा है उसका पहला लेटर डी से ही स्टार्ट है। लेटर्स राइट में ही ई एक्सरसाइज है विवग्योर द कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो के जो कलर्स होते हैं, जो हमारा इंद्रधनुष बनता है उसके जो कलर्स हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, विवग्योर। विवग्योर इज एन इजी वे टू रिमेम्बर द 7 कलर्स। तो जो विवग्योर नाम है इसके द्वारा हम रेनबो के जो 7 कलर्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ऑफ द रेनबो इन ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रेनबो के इन कलर्स को आसानी से याद करने का तरीका है विवग्योर।
तो देखिए विबग्योर में किस तरह से एक एक करके जो कलर्स हैं वो ऑर्डर में, साइड ऑर्डर में जमे हुए रहते हैं। तो देखिए वी फॉर वायलेट, वायलेट यानी बैंगनी कलर, सबसे पहले आता है रेनबो में वायलेट कलर। उसके बाद में आता है आई फॉर इंडिगो, नीला रंग, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। तो इस तरह से ये 7 कलर्स होते हैं जो एक सीक्वेंस में रहते हैं और इसी सीक्वेंस को हम विबग्योर कहते हैं। इसके द्वारा हम रेनबो के जो 7 कलर्स हैं उनको सही ऑर्डर में याद कर सकते हैं। When sunlight passes through raindrop droplets, तो जब सनलाइट, सूरज की जो लाइट्स होती है, रोशनी होती है, वो रेन की ड्रॉपलेट्स में से गुजरती है, इट स्प्लिट्स इनटू देन दीज 7 ब्यूटीफुल कलर्स फॉर्मिंग अ रेनबो इन द स्काई। तो ये स्प्लिट हो जाती है किसमें, 7 ब्यूटीफुल कलर्स में, और फॉर्मिंग अ रेनबो जो कि एक रेनबो बनाती है इन द स्काई, आकाश के अंदर। यानी कि जो सनलाइट की वाइट रेज हैं जब वो पानी की ड्रॉपलेट्स के अंदर गुजरती हैं तो और बाहर जब निकलती हैं तो वो 7 ब्यूटीफुल कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती हैं, आकाश में उससे रेनबो बनता है। तो रेनबो किस तरह से फॉर्म होता है उसको यहाँ पर ये बताया गया है। लेट अस राइट में एफ एक्सरसाइज है, द फॉलोइंग आइटम्स जनरली फाउंड इन किचन। जो दिए गए आइटम्स हैं वो जनरली किचन में मिलते हैं। ऐड कलर एंड टेस्ट टू द फूड, जो कि हमारे फूड में कलर और टेस्ट को ऐड कर देते हैं। व्हाट कलर्स आर दे, उनके क्या रंग हैं। राइट देम इन द कॉलम, उन्हें कॉलम में लिखना है। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग, और आप उन्हें अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक तरफ दे रखा है आइटम्स के नेम, दूसरी तरफ है दूसरे बॉक्स में उनका क्या कलर है, और आगे जो बॉक्सेस में दे रखा है कि इन आइटम्स को आपकी मदर टंग में क्या कहते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे सबसे पहले दे रखी है क्लो, तो देखिए इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन ब्लैक कलर होता है, काला भूरा रंग। और नेम इन मदर टंग, आपकी मातृभाषा में से क्या कहते हैं, लॉन्ग कहते हैं। तो बच्चों आपकी मदर टंग में, आपकी मातृभाषा में इन सारे आइटम्स को जो कुछ भी कहते हैं आप यहाँ पर उनका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सिनामन, इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और इसे मातृभाषा में क्या कहते हैं, दालचीनी, यानी कि हिंदी में इसे दालचीनी कहते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है ड्राई चिली, सूखी मिर्ची, इनका रंग कैसा होता है, रेड कलर का। यहाँ पे दे रखा है ड्राई चिली, सूखी हुई मिर्ची, तो सूखी हुई मिर्ची का कलर होता है रेड। और आपकी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसमें रेड चिली को क्या कहते हैं, सूखी लाल मिर्च। आगे है आइटम गार्लिक, तो देखिए इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का। हालांकि गार्लिक पिंक कलर का और भी कई सारे कलर में आते हैं, लेकिन इन जनरली हमने व्हाइट कलर ही देख रखा है, इसलिए हम इसमें क्या कलर लिखेंगे, व्हाइट। अगर आपके यहाँ पे गार्लिक और किसी कलर में आता है तो आप उसका रंग यहाँ पे उस तरह से लिख सकते हैं। और इसको मदर टंग में क्या कहते हैं, लहसुन। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम है करी लीव्स, तो देखिए करी लीव्स का कैसा कलर होता है, डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, और इसको मातृभाषा में क्या कहते हैं, करी पत्ता या फिर मीठा नीम। उसके बाद है आइटम पेपरकॉर्न, पेपरकॉर्न का क्या होता है कलर, ब्लैक कलर की होती है, और इसको हमारी मातृभाषा में क्या कहते हैं, काली मिर्च। आपकी मदर टंग में जो कुछ भी कहते हैं आप उसका नाम इस तरह से लिख सकते हैं। अब है फेनल सीड्स, देखिए फेनल सीड्स का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर की होती हैं, और इन्हें मातृभाषा में या आपकी मदर टंग में क्या कहते हैं, सौंफ। नेक्स्ट है आइटम क्यूमिन सीड्स, क्यूमिन सीड्स का कैसा कलर होता है, येलोइश ब्राउन, भूरा पीले रंग का होता है क्यूमिन सीड्स, और इसे मातृभाषा में कहते हैं जीरा। नेक्स्ट आइटम है मस्टर्ड सीड्स, इनका कलर कैसा होता है, येलो एंड ब्राउन, पीले और भूरे रंग के होते हैं, और इन्हें हमारी मातृभाषा में कहते हैं सरसों। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज में एक तरफ आइटम्स वो किस रंग के होते हैं और उन्हें हमारी मातृभाषा में क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, उसे हमने फिल करके इस टेबल को
कंप्लीट किया है। अब हम आगे देखते हैं। अब लेट अस राइट में जी एक्सरसाइज है कि वेलकम टू द लैंड ऑफ फ्लावर पॉट्स। आपका फ्लावर पॉट्स की लैंड पर, जमीन पर स्वागत है, या फ्लावर पॉट की दुनिया में आपका स्वागत है। डिजाइन एंड कलर अ फ्लावर पॉट फ्रेंड, आपको डिजाइन करना है और उसको कलर करना है एक फ्लावर पॉट फ्रेंड को। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 फ्लावर पॉट दे रखे हैं जिनमें डिजाइन बनी हुई है और कलर भरा हुआ है, और यहाँ पर ये एक फ्लावर पॉट ऐसा दे रखा है जो खाली है। तो हमें इसमें अपनी पसंद की डिजाइन बनानी है और फिर उसमें रंग भरना है, कलर भरना है। तो हमने बच्चों आपके लिए इस फ्लावर पॉट में थोड़ी बहुत डिजाइन बनाई है और उसको कलर से भरा है। आप अपनी पसंद की इसमें डिजाइन बनाएंगे और फिर उसमें कलर भरेंगे। तो आइए उस भरे हुए डिजाइन वाले फ्लावर पॉट को देखते हैं। तो देखिए इस फ्लावर पॉट में थोड़ी बहुत हमने इसमें डिजाइन बना करके कलर भरा है। तो आप बच्चों इसमें अच्छी तरह से और डिजाइन बना करके कलर भरेंगे। लेट अस डू, आइए चलिए करते हैं। डू यू नो दीज कलर कॉम्बिनेशंस, तो क्या आप इन कलर कॉम्बिनेशंस को जानते हैं? कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है? 2 कलर या 3 कलर या उससे ज्यादा कलर को मिला करके जो नया कलर बनता है उसे कहते हैं कलर कॉम्बिनेशन। कलर विद इन द आउटलाइन एंड राइट द नेम्स ऑफ द न्यू कलर, और आपको आउटलाइन जो दी गई है उनमें कलर भरना है और जो नया कलर भरा है उसका नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक हम देखें कि ये रेड कलर दे रखा है प्लस ब्लू कलर, यानी कि जब हम लाल रंग में नीला रंग बनाते हैं, मिला देते हैं, तो जो नया रंग बनता है वो कौन सा होता है, तो उसे हमें यहाँ पे भरना है उस कलर को और उसका यहाँ पे नाम लिखना है। और आपके लिए हिंट क्या दे रखी है कि पहला लेटर पी से शुरू होना चाहिए और उसका जो एंड है वो ई से होना चाहिए। इस तरह का कलर आपको लिखना है। तो अब हम इस एक्सरसाइज को किस तरह से फिल करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए जब रेड में हम ब्लू को मिलाते हैं तो नया कलर कौन सा बनता है? पर्पल। और यहां पर जो खाली जगह दे रखी है उसमें हम पर्पल रंग यानी कि बैंगनी कलर भर देंगे। अब है नेक्स्ट येलो प्लस ब्लू, यानी कि पीला और नीला रंग जब आपस में मिला देते हैं तो कौन सा नया रंग बनता है? ग्रीन। तो यहाँ जो खाली आउटलाइन दे रखी है उसमें हम भर देंगे ग्रीन कलर। थर्ड नंबर पे है रेड प्लस येलो, यानी कि लाल प्लस पीला, ऑरेंज कलर। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर को भर दिया। ऑरेंज कलर यानी जो संतरे का रंग होता है वह होता है ऑरेंज कलर। फोर्थ नंबर पे दे रखा है कि रेड प्लस व्हाइट, यानी कि लाल में जब सफेद मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा? पिंक कलर। तो यहाँ लिखेंगे हम पिंक, क्योंकि पी से शुरू है, के पे खत्म है, तो पिंक रंग। और ये जो खाली आउटलाइन दे रखी होती है उनमें क्या भरेंगे? पिंक कलर को भर देंगे। 5वें नंबर पर है कि रेड प्लस ब्लैक, जब रेड रंग में, लाल रंग में काला रंग मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? मरून रंग। और यहाँ आउटलाइन में हम मरून रंग भर देंगे। मरून रंग कैसा होता है? रेड से थोड़ा गहरा होता है। 6 नंबर पर देखिए रेड प्लस येलो प्लस ब्लू। अब यहाँ पर देखिए 3 रंगों को एक साथ मिला दिया, लाल रंग, पीला रंग और नीला रंग। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा नया रंग बना? ब्राउन कलर बनेगा। और इस ब्राउन कलर को हमें इस आउटलाइन में भर देंगे ब्राउन कलर। इस तरह से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। लेट अस एक्सप्लोर, आइए चलिए खोजें। इसमें ए नंबर की एक्टिविटी है कि मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स। आपको अलग अलग तरह की जो बोर्ड्स होती हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। कलेक्ट पिक्चर्स, पिक्चर कलेक्ट करनी है, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द लिस्टेड टाइप्स ऑफ बोर्ड्स। जिन जिन तरह की बोर्ड्स आपने लिस्ट में लिखी हैं उन बोर्ड्स की आपको पिक्चर कलेक्ट करनी है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। मेक अ प्रेजेंटेशन टू डिपिक्ट द डिफरेंसेस अमंग देम, और एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है जिससे कि इनके बीच में आपस में जो डिफरेंस है वह बताता हो। इस तरह का आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है। और सेकंड नंबर की इसमें एक्टिविटी है स्प्लिट द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। आपको क्लास को 2 ग्रुप के अंदर बांटना है। 1 ग्रुप कैन टॉक अबाउट ह्यूमन मेड थिंग्स।
एक ग्रुप को किस चीज के बारे में बात करनी है? उन चीजों के बारे में जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं, लाइक शिप्स एंड ब्रिजेस, जैसे कि शिप्स और ब्रिजेस। वाइल द अदर डिस्कसेस नेचुरल थिंग्स, जबकि जो दूसरा ग्रुप है क्लास का, उसको किस चीज पर डिस्कस करना है? नेचुरल थिंग्स पर, जैसे कि क्लाउड्स एंड रेनबोस। तो क्लास को दो भागों में बांटना है। एक भाग को तो ह्यूमन मेड थिंग्स के बारे में बात करनी है, जैसे कि शिप्स है, ब्रीजेज है, रिवर है और भी बहुत सारी चीजें हैं। और जो दूसरा ग्रुप है उसको नेचर ने जो चीजें बनाई हैं उनके ऊपर डिस्कस करना है, जैसे कि क्लाउड्स और रेनबोस। लेट देम शेयर देयर थॉट्स, और उन्हें आपस में अपने शेयर को, जो उनके आइडियाज हैं उनको शेयर करने दो। अब हम लेट अस एक्सप्लोर की ए नंबर की एक्सरसाइज को देखते हैं। तो इसमें देखिए हमें डिफरेंट टाइप्स की बोर्ड्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखना है। तो सबसे पहले टाइप की जो बोट है वो क्या है? कनू। तो देखिए कनू में किस तरह की बोट होती है, किस चीज से बनती है, क्या काम ये आती है, इसके बारे में हम देखें। कनू आर कैटेगराइज्ड बाय देयर पॉइंटेड एंड्स एंड ओपन टॉप्ड डिजाइन। जो कनू होती है इसको किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है कि इनका जो पॉइंटेड एंड है, ये जो नुकीला सिरा है वो किस तरह का है, और पीछे की तरफ का जो ये ओपन एंड है ये किस तरह का है। इस आधार पर इन्हें विभाजित करते हैं। दे आर टिपिकली प्रोपेल्ड यूजिंग सिंगल ब्लेडेड पेडल्स। ये ज्यादातर इनमें आगे बढ़ाने के लिए जो चप्पू होता है, पेडल होता है, वो किस तरह का होता है? सिंगल ब्लेडेड होता है। विद पैडलर्स टिपिकली फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, जिससे कि जो पैडलर होते हैं वो आगे नाव को बढ़ाने के लिए यूज में लेते हैं। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वुड, एल्यूमिनियम, फाइबरग्लास एंड वेरियस कंपोजिट मटेरियल्स। और ये जो नाव होती है, बोट होती है, ये ज्यादातर किस किस चीज से बनी हुई होती है? या तो वुड यानी कि लकड़ी से होती है, एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, या फिर फाइबर ग्लास की होती है, या फिर कभी कभी जो कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं उनके द्वारा भी ये बनाई जा सकती है। एंड जनरली नोन फॉर देयर स्टेबिलिटी, और ज्यादातर ये किसके लिए जानी जाती है कि ये बहुत टिकाऊ होती है। मेकिंग देम सुटेबल फॉर बिगिनर्स, और ज्यादातर जो लोग नाव चलाना सीखते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा सुटेबल होती है। एंड फॉर कैरिंग मल्टीपल पीपुल और कार्गो, और बहुत सारे लोगों को एक साथ में ले जाना हो या फिर कोई सामान को ले जाना हो उसके लिए ये यूज की जाती हैं। इट इज वर्सेटाइल, ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल होती है, इनमें बहुत विविधता होती है। एंड कैन बी यूज्ड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, और बहुत सारे तरह के कामों को करने के लिए ये यूज की जाती है। तो एक टाइप की क्या हो गई बोट? कनू। अब हम सेकंड टाइप की बोट देखते हैं। ये क्या है? कैटामरन। ट्रेडिशनल इंडियन कैटामरन बोट्स नोन एज कट्टुमारम, इन्हें जनरली क्या कहा जाता है? कट्टुमारम भी कहा जाता है इन तमिलनाडु में। आर एसेंशियली राफ्ट्स मेड ऑफ लैस्ड टुगेदर लॉग्स, और इन्हें किस तरह से बनाया जाता है? जो लॉग्स होते हैं, लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं, उनको आपस में जोड़ करके इनको बनाया जाता है। ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर फिशिंग अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो समुद्र के किनारे हैं वहां पर फिशिंग करने के लिए या फिर राफ्टिंग करने के लिए जनरली इनको बनाया जाता है। दीज सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल होती है, येट इफेक्टिव, लेकिन इफेक्टिव होती हैं। वेसल्स आर क्राफ्टेड फ्रॉम 3 to 7 ट्री ट्रंक्स, 3 to 7 ट्री ट्रंक्स। और ये जो वेसल्स होती हैं यानी कि ये जो नावें होती हैं, ये किससे बनाई जाती हैं? 3 से लेकर के 7 पेड़ों के जो ट्रंक होते हैं, तने होते हैं, उनको आपस में जोड़ करके इनको बनाया जाता है। टाइड टुगेदर विद रोप्स और ट्री नेल्स, और ज्यादातर ये किसके द्वारा बंधी हुई रहती है? या तो रस्सियों के द्वारा या फिर ट्री नेल्स, यानी कि जो उनकी ब्रांचेस बड़ी बड़ी हो जाती हैं उनके द्वारा ये बंधी हुई रहती हैं। एंड आर नोन फॉर देयर स्टेबिलिटी, और ये भी किसके लिए जानी जाती है? अपनी स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि ये बहुत ज्यादा टिकाऊ होती हैं। एंड एबिलिटी टू नेविगेट शैलो वाटर्स, और ये बहुत कम पानी में भी नेविगेट कर लेती हैं, आगे बढ़ लेती हैं, इसलिए भी इनको जाना जाता है। अब तीसरी तरह की बोट है अ करैकल। तो करैकल में हम क्या देख रहे हैं? ये देखिए कटोरी की जैसी इसकी शेप है, बिल्कुल अलग तरह की इसकी शेप होती है। तो अ करैकल इज अ स्मॉल लाइट वेट एंड राउंडिश बोट। जो करैकल बोट होती है वो छोटी होती है, लाइट वेट होती है और गोलाई में इसका आकार होता है। इट इज नोन फॉर इट्स यूनिक शेप, ये किसके लिए जानी जाती है? अपने बिल्कुल यूनिक शेप के लिए जानी जाती है। एंड कंस्ट्रक्शन, और जिस चीज से ये बनी हुई होती है उसके लिए भी जानी जाती है। देखिए किस चीज से बनती है ये? ऑफन यूजिंग वुवन वुड, बुनी हुई लकड़ी को इसमें
काम में लिया जाता है। एंड ए वाटर प्रूफ कवरिंग, और इसके ऊपर एक वाटर प्रूफ कवरिंग कर दी जाती है, लाइक टार और बिटुमिन। किसी तार या बिटुमिन से इसके ऊपर वाटर प्रूफ कवरिंग कर दी जाती है और लकड़ियों को आपस में बुन करके इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज शिकारा। तो देखिए शिकारा हम जनरली कहाँ देखते हैं, जम्मू कश्मीर में जब श्रीनगर जाते हैं तो डल लेक में शिकारे देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये किस तरह की बोट्स होती हैं, तो शिकारा इज ए टाइप ऑफ वुडन बोट। शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की बोट होती है, फाउंड ऑन डल लेक, जो कि डल लेक में पाई जाती हैं, एंड अदर वाटर बॉडीज, और दूसरी वाटर बॉडीज में भी मिलती हैं, ऑफ श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में डल लेक में ये शिकारा देखने को मिलते हैं। शिकाराज आर ऑफ वेरियस साइजेस, शिकारा के भी साइज अलग अलग तरह के होते हैं, एंड आर यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पजेस, और इनको भी बहुत सारे अलग अलग तरह के कामों में इनको यूज लिया जाता है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए इनको क्या क्या काम में लेते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करने के काम आती हैं। आ यूजुअल शिकारा सीट 6 पीपल, शिकारा में जनरली कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, 6 पीपल, 6 लोग इसमें बैठ सकते हैं, विद द ड्राइवर पैडलिंग एट द रियर, और जो ड्राइवर होता है वो बिल्कुल अंत में पीछे से इसकी पैडलिंग करता है, इसको चलाता है। तो ये शिकारा के बारे में है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में हमें डिफरेंट तरह की बोट्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करना था और उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उसे एक प्रेजेंटेशन तैयार करना था। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब हम लेटेस्ट एक्सप्लोर की बी नंबर की एक्सरसाइज को देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि क्लास को 2 ग्रुप्स में बांटना है। एक ग्रुप बात करेगा जो ह्यूमन मेड थिंग्स हैं उनके बारे में, और दूसरे ग्रुप को बात करनी है जो नेचुरल थिंग्स हैं, जो नेचर ने बनाई हैं, उन चीजों के बारे में उसको डिस्कस करना है। अब देखिए दोनों ही के बारे में हमने लिखा है कि जो ह्यूमन मेड थिंग्स हैं उनके बारे में आप क्या बातचीत कर सकते हैं, और जो नेचर के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं उनके बारे में क्या बातचीत कर सकते हैं, क्या आपके थॉट्स पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले है टॉक अबाउट ह्यूमन मेड थिंग्स लाइक शिप्स एंड ब्रिजेस। ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई चीजें जैसे कि शिप्स एंड ब्रिजेस, तो उनके बारे में देखिए क्या टॉक करेंगे हम। शिप्स एंड ब्रिजेस आर प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स। शिप्स और ब्रिजेस ये ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो संरचनाएं हैं, उनके सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। इन पर्टिकुलरली, और विशेष रूप से, डेमोन्स्ट्रेट इंजीनियरिंग प्रूफ्स बाय स्पैनिंग ऑब्स्टेकल्स लाइक वाटर बॉडीज और वैलीज। और ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वाटर बॉडीज, जो कि वाटर बॉडीज और जो वैलीज हैं, घाटियां हैं, उनमें जो ऑब्स्टेकल्स हैं, घूम रहे हैं, उनमें इंजीनियरिंग का जो उदाहरण है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फैसिलिटेटिंग मूवमेंट एंड ट्रेड, और इनके द्वारा क्या होता है कि जो मूवमेंट है यानी कि जो आवागमन होता है, आने जाने का काम होता है, और ट्रेड और जो व्यापार होता है उसमें बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन हुआ है, बहुत ज्यादा आसानी हुई है। शिप्स ऑन द अदर हैंड, और जो अगर हम शिप्स को देखें, इनेबल ग्लोबल ट्रेड, तो शिप्स के द्वारा क्या फायदा हुआ है कि हम ग्लोबली यानी कि पूरे विश्व में कहीं पर भी ट्रेड करने में, व्यापार करने में समर्थ हुए हैं। एंड ट्रेवल अक्रॉस वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ वाटर, और जो पानी का फैलाव है यानी कि जैसे समुद्र, तो समुद्र के पार, उसको पार करने में, उसमें ट्रेवल करने में भी हम एबल हुए हैं, किसके थ्रू, शिप्स के बनाए जाने के बाद ही। तो ये ह्यूमन के द्वारा जो बनाई हुई चीजें हैं, इनसे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है ट्रेड करने में, ट्रेवल करने में। हाईलाइटिंग ह्यूमन इग्निविटी इन ओवरकमिंग नेचुरल बैरियर्स, और ये क्या हाईलाइट करती है, क्या बताती है कि मानव की जो दक्षता है वह नेचुरल बैरियर्स के द्वारा के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली है, यानी कि नेचर के द्वारा जितने भी बैरियर्स लगाए गए थे उन सबको इंसान ने पार कर लिया है। इसको ये बात हाईलाइट करती है। अब हम जो नेचर के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं उनके विषय पर किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो डिस्कशन अबाउट नेचुरल थिंग्स लाइक क्लाउड्स एंड रेनबोज। क्लाउड्स एंड रेनबोज आर टू फैसिनेटिंग नेचुरल फिनोमिना। तो क्लाउड्स और रेनबो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा फैसिनेट करने वाले, आकर्षण करने वाले नेचुरल फिनोमिना हैं। ऑफन ऑब्जर्व इन द स्काई, और इन्हें अक्सर स्काई में देखा जा सकता है। क्लाउड्स आर विजिबल मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स,
जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या होते हैं? विजिबल मासेस, जिन्हें देखा जा सकता है, वाटर ड्रॉपलेट्स। इनमें पानी भरा हुआ रहता है, तो पानी से भरी हुई ऐसी विजिबल मासेस होते हैं जिन्हें कि हम देख सकते हैं। और आइस क्रिस्टल्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, या फिर ये आइस क्रिस्टल्स से भी भरे हो सकते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं, तैरते रहते हैं। वाइल रेनबोज आर ऑप्टिकल इल्यूजन्स, जबकि जो रेनबो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन होते हैं, क्रिएटेड बाय द रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट इन रेनड्रॉप्स। जबकि जो रेनबो होता है वो कैसे बनता है? सनलाइट जब रेन ड्रॉप्स में गिर जाता है, यानी कि जब सूरज की किरणें पानी की बूंदों के अंदर जाती हैं, तो उनके रिफ्रैक्शन से और रिफ्लेक्शन से ही रेनबो बनता है। तो इसलिए रेनबो तो क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। जबकि जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या होते हैं? विजिबल मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो कि आकाश में या एटमॉस्फेयर में तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इस तरह से ये नेचुरल थिंग्स हैं, तो हम इनके ऊपर इस तरह से डिस्कशन कर सकते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, आइजैक न्यूटन क्रिएटेड अ स्पिनिंग डिस्क painted with the 7 colors of the rainbow to show that white light is actually made of many colors। तो जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने एक स्पिनिंग क्रिएट की, स्पिनिंग डिस्क, एक घूमती हुई डिस्क को बनाया, पेंटेड विद 7 कलर्स, और उसको 7 कलर से पेंट कर दिया, ऑफ द रेनबो, जो रेनबो के 7 कलर होते हैं उन्हीं 7 कलर से उस स्पिनिंग डिस्क को, स्पिनिंग डिस्क क्या होती है? बहुत तेजी से घूमने वाली डिस्क, तो उसको रेनबो के 7 कलर से पेंट कर दिया। टू शो दैट व्हाइट लाइट इज एक्चुअली मेड ऑफ मैनी कलर्स, ये दिखाने के लिए कि जो व्हाइट लाइट होती है, जो सफेद प्रकाश होता है, वो वास्तव में बहुत सारे कलर से मिलकर के बनता है। व्हेन द डिस्क स्पिन्स, तो जब इस डिस्क को बहुत तेजी से घुमाते हैं, योर आईज सी व्हाइट इंस्टेड ऑफ ऑल द कलर्स, तो आपकी जो आंखें हैं वो केवल व्हाइट कलर को ही देखती हैं, इन कलर्स को नहीं देख पाते हैं। जबकि जो डिस्क थी वो 7 कलर से पेंट की गई थी। देखिए, इस तरह की एक डिस्क को बनाया था जिसको रेनबो के 7 कलर से पेंट कर दिया गया था, और जब उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं तो आइजैक न्यूटन ने क्या पाया कि जिन 7 कलर से उसने पेंट की थी उनमें से तो एक भी नहीं दिखता है, और जब हम देखते हैं तो हमें व्हाइट कलर दिखता है। तो इससे क्या पता चला कि जो व्हाइट लाइट है वो बहुत सारे कलर से मिलकर के बनती है। तो इस तरह से बच्चों, हमने इस चैप्टर की फुल एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, उसमें किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 4, संतूर इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 4, द वाइज पैरट, बुद्धिमान तोता, इसकी कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेनेशन लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो नहीं देखा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।